प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के वो सारे ग्राफ के मीनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राफ में हर एक वर्ड का मीनिंग, क्योंकि आजकल ना ग्राफिकल क्वेश्चन ज्यादा बनने लगे। तो यहां पर हमारे पास पहला ग्राफ है। ये ग्राफ क्या है समझिएगा। ये जो ग्राफ है बेसिकली, इसका मैंने पीछे थ्योरी भी लिखा हुआ है पूरा। ये ग्राफ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम बोलोगे सर ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, आपको ग्राफ को समझना है। आपको ग्राफ समझना है। यहां पर हेडिंग, यहां से सिर्फ आप हेडिंग लेंगे। देखो, हमारा टारगेट आपको चैप्टर पढ़ाना बिल्कुल नहीं है। हमारा टारगेट आपको थ्योरी पढ़ाना बिल्कुल नहीं है। हमारा टारगेट आपको फॉर्मूला पढ़ाना बिल्कुल नहीं है। हमारा टारगेट है सिर्फ हेडिंग बताना और हेडिंग से जुड़े ग्राफ को बताना। तो ये ग्राफ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब इस ग्राफ में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, सुन लो। पहली बात कि ग्राफ का जो ये वाई एक्सिस है, ये वाला, इस ग्राफ में जो ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर होता है। और इसका जो एक्स एक्सिस होता है ग्राफ में, एक्स एक्सिस, यहां पर होता है टेम्परेचर, वो भी केल्विन में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चों, यहां पर एक पॉइंट होता है टीबी। यहां पर जो अगला पॉइंट होता है इसको टीबी बोलते हैं। और टीबी का मतलब होता है आपका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट। टीबी का मतलब है कि जो जितना, मतलब फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है, जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फाइनल बॉइलिंग पॉइंट। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये फाइनल है जब इसके अंदर, मतलब ये फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है जब इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला गया। सॉल्यूट यानी इसके अंदर सॉल्यूट भी है प्लस सॉल्वेंट। समझना, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये बातें आप समझना, ठीक है। यानी ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो। यानी यहां पर ए प्लस बी दोनों है, जहां पर ए का मतलब सॉल्वेंट और बी का मतलब सॉल्यूट। फिर सर ये वाला बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है? ये होता है बेटा प्योर। ये जो पॉइंट होता है टेम्परेचर, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है प्योर सॉल्वेंट का। ये सिर्फ ए का है, ए मतलब प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए कि टीबी का क्या मतलब है। टीबी का मतलब है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बीपी। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। सर ये टीबी नॉट क्या होता है? टीबी नॉट जो जीरो लगा हुआ है, ये टीबी नॉट होता है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ए का बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट है। और प्यारे बच्चों, जैसे ये ऊपर पहला ग्राफ जो है ये सॉल्वेंट के लिए होता है, और ये दूसरा वाला जो ग्राफ होता है सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन देखो, इसलिए यहां पर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है। यानी ये सॉल्वेंट वाला का लाइन है, पहला लाइन है सॉल्वेंट वाले का और दूसरा लाइन है सॉल्यूशन का। तो इस ग्राफ को हमने डिटेल से समझा। अब हम नेक्स्ट ग्राफ पर बढ़ेंगे। देखो, हो सकता है कि ये ग्राफ आपको पहले से आता हो, अगला ग्राफ क्या पता ना आता हो, इससे अगला क्या पता ना आता हो, उससे अगला क्या पता हो ना आता हो। तो एक बार फटाफट इन सभी को हम देखेंगे, इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक और छोटी सी बात जो इस ग्राफ में आप ध्यान रखना, यहां से यहां तक का जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है डेल्टा टीबी। इस गैप को डेल्टा टीबी बोलते हैं, डेल्टा टीबी। और इस डेल्टा टीबी का मतलब ही होता है, ये जो डेल्टा टीबी है इसका मतलब होता है एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कि भैया अब बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ गया है, कि पहले बॉइलिंग पॉइंट हमारा इतना था, अब यहां पहुंच गया है, तो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, आगे चला गया है। तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ग्राफ हमारा क्लियर है, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो जरूर कमेंट करना प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड ग्राफ है हमारे पास। इस ग्राफ की हेडिंग मैं आपको बता दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस ग्राफ का हेडिंग है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन भी आ रखा है, ग्राफिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो यार, फिर ये हट गया। प्यारे बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ। अब यहां पर आप प्लीज इसको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर होता है और इसके एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर होगा। लेकिन इस ग्राफ में सबसे खास बात है ये वाला पॉइंट, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां पर ये दो पॉइंट्स है जो आपको डिटेल में समझना है। देखिए, पहला ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर ये लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट। ये जो लाइन है लिक्विड सॉल्वेंट का है, लिक्विड सॉल्वेंट का। और ये जो लाइन होता है फ्रोजन सॉल्वेंट का। और ये दोनों जाके यहां पर मिलते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ध्यान रखना कि लिक्विड सॉल्वेंट, ये है लिक्विड सॉल्वेंट, और ये फ्रोजन यानी जमा हुआ सॉल्वेंट यहां जाके मिलता है। जब यहां जाके मिलता है तो यहां का जो टेम्परेचर होता है वो कहलाता है टीवी नॉट, टीएफ नॉट, सॉरी टीएफ नॉट। अब इस टीएफ नॉट को समझना, ये जो टीएफ नॉट है ये होता है प्यारे बच्चों कि जब आपका सॉल्यूट नहीं डाला हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट। यह है फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन सॉल्यूट इज अब्सेंट, सॉल्यूट इज अब्सेंट, यहां पर सॉल्यूट नहीं है। ये वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, इस टाइम पर अभी सॉल्यूट नहीं डाला आपने, सॉल्यूट नहीं डाला। फिर समझना ध्यान से, फिर क्या होता है जब आप सॉल्यूट डाल देते हो तो सॉल्यूट डालने से बन जाता है सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन वाला ग्राफ है, ये सॉल्यूशन वाला ग्राफ है, यहां जाके मिलता है। तो इसके नीचे का जो टेम्परेचर होता है ये टीएफ, ये टीएफ होता है पूरे सॉल्यूशन का। ये जो टीएफ है पूरे सॉल्यूशन का होता है। यानी यहां पर ए प्लस बी है और यहां पर सिर्फ क्या है बताओ, सिर्फ ए। यहां सिर्फ ए है, ए मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। जब सिर्फ सॉल्वेंट, सॉल्यूट इज अब्सेंट, फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन सॉल्यूट इज अब्सेंट। और ये फ्रीजिंग पॉइंट है प्यारे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ए प्लस बी का, यानी ये पूरे सॉल्यूशन का है। यानी यहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, यहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है। तो अब देखो यहां पर फर्क क्या है, फर्क ये है कि जब सिर्फ पानी है, सॉल्वेंट का मतलब सिर्फ सॉल्वेंट है, यहां पर सॉल्यूट इज अब्सेंट। देखो सॉल्यूट अब्सेंट है, यानी जब सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। जब सिर्फ पानी है तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। लेकिन पानी के अंदर हमने कुछ डाल दिया, हमने पानी के अंदर कुछ डाल दिया, यानी ए के अंदर हमने बी मिला दिया, तो ए बी मिलाने पर हम यहां पहुंच गए, यहां पहुंचने के बाद हम पीछे आ गए।
तो डिप्रेशन मतलब कम होना, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, इसलिए इस ग्राफ का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कम होना, कम, घटना, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है। तो अब इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखो कि टीएफ नॉट का मतलब है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन सॉल्यूट इज एब्सेंट। टीएफ का मतलब क्या है, यहां पर टी और एफ लिखा हुआ है, अगर किसी को दिख नहीं रहा तो मैं बता दूं, यहां पर टीएफ लिखा हुआ है। देखिए हो सकता है कि आपको सारे ग्राफ पहले से आते हो, पर आगे वाले ग्राफ आपका हेल्पफुल रहेगा। टीएफ का मतलब है कि भैया आपको सॉल्यूशन बन चुका है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, पूरा सॉल्यूशन बन चुका है। तो जब सॉल्यूशन बनता है तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, यानी अगर मान लो पहले 0 डिग्री सेल्सियस है पानी का, तो अब घट के हो गया होगा -10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ग्राफ पीछे आया है, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है। तो ये ग्राफ था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे सुंदर बच्चों, यहां पर ये ग्राफ जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस ग्राफ में क्या होता है कि चीज समझिएगा डिटेल में, ऐसे समझिए, पहले आप एक सिंपल सा ग्राफ समझिए, फिर आप समझ पाएंगे। देखो इस ग्राफ में क्या होता है प्यारे बच्चों, एक तरफ ना वेपर प्रेशर होता है, यानी वेपर प्रेशर। तो देखो एक सॉल्यूशन के अंदर एक तो ए होता है और उसी सॉल्यूशन के अंदर दूसरा होता है बी। तो ए और बी को मिलाते हैं ना, तब हमारा बनता है ए बी, ए प्लस बी। तो मान लो हमने यहां पर लिखा है प्रेशर ऑफ ए फॉर एग्जांपल, या इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है वन, वो सॉल्वेंट जो भी है, छोटा हटाओ, मैं बातें करता हूं, ये ए और ये बी है, तो ए बी बना। तो एक तरफ है प्रेशर ऑफ ए और यहां पर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। समझना ध्यान से, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए लिखा है ये। अब यहां पर एक बात ना काफी डिटेल में दिल से समझ लो कि यहां पर सब कुछ जीरो होता है, जीरो जीरो। तो यहां पर हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन जीरो है, और धीरे धीरे ये ग्राफ बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे जो ये मोल फ्रैक्शन है ए का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा और 1 तक चला जाएगा। देखो मैक्सिमम वैल्यू मोल फ्रैक्शन का 1 ही होता है, तो जो जीरो से स्टार्ट होगा, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दोनों जीरो से स्टार्ट होगा और दोनों चीजें बढ़ेगी, तो ये बढ़ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इस ग्राफ के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट पे देखो, समझना, अभी यहां पर हमने पी बात करते हैं, ध्यान से देखना। देखो अभी हम P2 की बात, मोल फ्रैक्शन, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर समझना, देखो यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, देखा आपको, तो यहां पर जीरो है मोल फ्रैक्शन, फिर मोल फ्रैक्शन 1 का, देखो 1 का बढ़ गया। पर अभी मैं आपको सिखाता हूं, देखो पहले मेरा वाला सीख लो, फिर वो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो मैं ए की बात कर रहा हूं, तो मेरा ए का मोल फ्रैक्शन जीरो है, फिर यहां पर हो गया 1, ठीक है। अब मैं दूसरा ग्राफ इसी लाइन में बनाऊंगा, दूसरा ग्राफ, मेरा मन है कि मैं दूसरा ग्राफ इसी बनाऊं, तो मेरा भी एक ग्राफ हुआ है, ठीक है जी। अब मेरे को दूसरा ग्राफ बनाना है, तो मैंने कहा कि चलो कोई एक्स बी नाम मान लेते हैं, एक्स बी। तो एक्स बी यहां पर जीरो है, तो चलो ये जीरो से स्टार्ट होगा दूसरा ग्राफ, और धीरे धीरे एक्स बी बढ़ेगा और एक्स बी बढ़ के 1 हो जाएगा, 1, तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा, समझ पाए। और फिर हम इसको मिला, अब देखो ये वाला जो था ये ए का था, ये वाला ए का था, याद है आपको, ए का, और ये वाला किसका है, बी का। तो दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब टोटल। तो सेम यहां पर खेल है, जो आपको याद रखना है। देखिए ग्राफ में बोला गया कि P2 ऐसे है, P2 बढ़ रहा है। P2 बढ़ने का मतलब क्या है कि x2 जीरो से लेके x2 1 तक गया, यहां पर x2 जीरो है, जीरो से 1 तक गया। फिर यहां पर देखो P1, ये P1 बढ़ रहा है, ऐसे P1 बढ़ रहा है, तो 1 वाला जीरो से लेके 1 तक गया, ऐसे बढ़ता हुआ। और जब इन दोनों को मिला दिया गया है तो ये बन गया है टोटल प्रेशर। तो P1 प्लस P2 होता है टोटल प्रेशर, यानी ये वाला यहां पर P1 नॉट कहलाता है, प्योर प्रेशर। देखो P1 नॉट का मतलब होता है प्योर, P1 नॉट का मतलब होता है प्योर प्रेशर बेटा। जब कभी नॉट लग जाए, यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, तो मान लो ये मेरा ए का ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखो ए का ग्राफ यहां जा रहा है, तो ये कहलाएगा P A नॉट। और इधर कौन सा ग्राफ गया है बताओ, बी का, पता ना आप लोगों को, यार ये ए का ग्राफ था ऐसा, और ये किसका था, बी का, तो ये कहलाएगा PB नॉट। अरे लॉजिकली देखो ना यार, यहां पर आया कौन है, बी जीरो से लेके बी 1 तक आया, ये बी का था, बी का यहां आया, तो ये कहलाएगा PB नॉट। तो देखो समझना, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। देखो यहां पर मोल फ्रैक्शन 1 का है, देखो 1 का है तो 1 के सामने होता है PA नॉट। ट्रिक सीख लो, ट्रिक बहुत सिंपल है। अगर यहां पर मोल फ्रैक्शन 1 है, x1, तो यहां होगा P1 नॉट। और यहां पर किसका 1 है, x2 अगर 1 है तो उसके सामने क्या होगा, P2 नॉट। समझो बात को, अगर यहां पर x2 की वैल्यू है, तो उसके सामने होगा P2 नॉट। और यहां पर अगर x1 की वैल्यू है तो उसके सामने क्या होगा, P1 नॉट। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर xa की वैल्यू 1 है, तो xa के सामने क्या है, PA नॉट। और यहां पर xb की वैल्यू 1 है, तो xb के सामने कौन है बताओ, PB नॉट। यानी जिसकी वैल्यू यहां पर 1 होगी वही बंदा उसके सामने होगा। ये बहुत गजब की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ये ग्राफ आप ध्यान रखना, ये डायग्राम होता है वेपर प्रेशर डायग्राम फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है जिसमें सब कुछ स्ट्रेट लाइन होता है। और यहां पर अगर 1 है तो P1 नॉट, यहां पर x2 की वैल्यू 1 है तो P2 नॉट, जिसकी वैल्यू 1 होगी उसके सामने नॉट वाला आएगा। फटाफट इसे नोट करो, समझ में आ गया तो कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले बच्चों हम जो बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और मुझे लगता है कि अगर ये पेपर में आ गया तो अच्छे अच्छे बच्चों को रुला देगा। आंसू जहां से निकलना चाहिए वहां से नहीं निकलेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, जहां से आंसू नहीं निकलना चाहिए वहां से निकलेगा। आई लिखित में बता रहा हूं मैं। ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब देखिए लिखा हुआ है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैसे, अब देखो यहां पर एक चीज मैं बता रहा हूं, जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाया यहां पर आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो जब आप किसी भी टीचर से, मान लो मुझसे या किसी और से पढ़ते हो, तो नॉन आइडियल्स के लिए भी ग्राफ बना सकते हो आप। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा नॉन आइडियल का ग्राफ बता रहा हूं। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि भैया मुझे नॉन आइडियल के लिए ग्राफ बनाना है, नॉन आइडियल के लिए,
देखो नॉन आइडियल में दो केस होता है, एक बार ये सेम ऐसे रहेगा पर ये नीचे ग्राफ, समझना आप एक बार एनसीईआरटी देखना, मैं तो अभी आपको इंपॉर्टेंट ग्राफ बता रहा हूं, पर हमें लॉजिकली चलो हमने यहां पर आधे घंटे में 20 मिनट में 1 घंटे में इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस कर लिया, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे नोटबुक में है, मैंने पढ़ाते वक्त सारे ग्राफ बताए आपको, हल्का नॉलेज तो हमें होना चाहिए। अब देखो जैसे क्योंकि अभी जैसे नॉन आइडियल की हम बात करते हैं, तो नॉन आइडियल में क्या होता है, ये जो ग्राफ है नीचे हो जाता है, ये नीचे हो गया, मतलब ये लाइन से नीचे हो जाएगा, ये भी लाइन से नीचे हो जाएगा और ऊपर वाला भी लाइन से नीचे हो जाएगा। तो ये नॉन आइडियल का पहला केस है, इसमें प्रेशर घट गया, जब प्रेशर घट जाए तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, इसको नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। तो पहले केस में क्या होगा कि जो लाइन से ऐसे घट जाएंगे, ये नीचे ऐसे घट गया, ऊपर वाला भी नीचे घट गया और ये लाइन भी घट गया। जब आप सारे कर्व बन जाए तो कहलाता है नॉन आइडियल, लेकिन अगर नीचे ग्राफ जाए तो बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, इसका नाम होता है नेगेटिव डेविएशन। तो अगर आपसे कोई बोले कि मुझे नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बताओ तो आप बता सकते हो। अच्छा, अब इसी में एक और वैरायटी हम कर सकते हैं, एक और वैरायटी हो सकती है जिसमें प्रेशर बढ़ जाता है, तो पहले वाला लाइन ऊपर चला जाएगा, ऐसे पहला लाइन ऊपर चला जाएगा, दूसरा लाइन भी ऊपर चला जाएगा और तीसरा वाला भी ऊपर चला जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, प्रेशर बढ़ गया तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। प्यारे बच्चों पॉजिटिव डेविएशन, क्या बात है। तो हमने नेगेटिव डेविएशन भी बड़ा आसान है, अगर आइडियल ग्राफ आता है तो नीचे लाइन जाएगा तो नेगेटिव, ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव। तो ये बातें भी आप ध्यान रखना, लेकिन अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, अभी हम ये बातें कर रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए एक ग्राफ बनाया गया, अब यहां पर सीखने वाली चीजें बहुत सारी चीजें जो आप मिस कर चुके होंगे वो आपको याद आएगा। जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, देखो इस तरफ रखते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इस तरफ रखते हैं रूट ऑफ कंसंट्रेशन, रूट सी। तो यहां पर ग्राफ की खास बात देखना, इसको आप ले रहे हो वाई एक्सिस पे और रूट सी जो है सी की पावर हाफ, इसको लिया आपने एक्स एक्सिस पे, जहां पर सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, सी का मतलब है कंसंट्रेशन। अब ये ग्राफ सच में इंपॉर्टेंट है, देखो चैप्टर 1 के ग्राफ तो आसान है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं। अब यहां पर देखो ये सी के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो यहां पर एक रूल लगता है, रूल क्या लगता है देखो कि अगर समझना, अगर ये y है ये x है, अगर ये y है ये x है तो इसके बगल वाला m होता है m, और ये जो होता है ये होता है y इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है, इसके बारे में बताऊंगा ये क्या होता है। ये होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि आपने y एक्सिस पे इसको लिया और x एक्सिस पे इसको लिया, रूट c को, c की पावर हाफ को आपने x एक्सिस पे लिया, रूट c। ध्यान रखना जो m का मतलब यहां पर होता है स्लोप, ध्यान रखना स्लोप यहां पर माइनस a को रिप्रेजेंट करता है, माइनस a को। तो ये स्लोप है माइनस a, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि भैया इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप मतलब ये दिस, ये जो स्लोप है स्लोप 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 या फिर इसको बोले टेन थीटा, टेन थीटा माइनस a को रिप्रेजेंट करता है। बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिना पढ़े अगर कोई बच्चा चला जाए दिमाग नहीं लगा पाएगा, वो सोच ही नहीं पाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ मोलर कंडक्टिविटी रूट कंसंट्रेशन का ग्राफ है तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप माइनस a होता है। फिर ये क्या होता है सर, लैम्डा एम नॉट, ये जो y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ये वैल्यू होता है लैम्डा एम नॉट। तो लैम्डा एम नॉट को क्या बोलते हैं समझना, लैम्डा एम नॉट को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन या एट जीरो कंसंट्रेशन या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट क्या होगा, ये y इंटरसेप्ट है, ये जो मैंने लिखा ना लैम्डा एम नॉट, ये लैम्डा एम नॉट क्या है, y इंटरसेप्ट। आपसे भी पूछ सकता है कि y इंटरसेप्ट क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया यहां पर जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट का ये मतलब है। तो मतलब हम इतनी तगड़ी प्रिपरेशन करके जाएंगे कि बोर्ड्स में किसी लेवल का पेपर बन जाए, वो ग्राफिकल पूछ ले, थ्योरेटिकल पूछ ले, वो न्यूमेरिकल पूछ ले, मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा आपको, सारे एक्सपेक्टेड सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। मतलब मैं इतना करवा दूंगा कि कोई बच्चा करके चले जाए, तो मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, वो इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि मेरे अकाउंट में 10-12 लाख ट्रांसफर कर देगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, 10-12 लाख तो नहीं कर पाएगा, जो तुम्हारे पास हो वही दे देना भाई। चलो फटाफट समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना रहे हम ग्राफ, देखो सेम, इधर ध्यान दो, लैम्डा एम नॉट माइनस a रूट सी, रूट सी का मतलब होता है सी की पावर हाफ। अब एक बात ध्यान रखना, बहुत डिटेल में बोल रहा हूं, बहुत डिटेल में, इस a को क्या बोलते हैं एक बार याद कर लेना, और जिनको पता है मुझे कमेंट करना। व्हाट वी कॉल दिस a, इस a को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये तुम्हारा टारगेट है, क्या पता पूछ ले एग्जाम में व्हाट a रिप्रेजेंट, तुम बोलो पढ़ा था याद नहीं आ रहा, ऐसे लगेगा तुम्हें a देखा देखा लग रहा, एप्पल नहीं। चलो तो यहां पर इस बार ग्राफ बना रहे हैं, पर इस बार है वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग नहीं वीक, पहले हमने स्ट्रॉन्ग के लिए पढ़ा है। तो मैं आपको वीक के लिए बता दूं, जब वीक के लिए ग्राफ बनाया जाता है, ये वाला है वीक के लिए जो मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा, वीक के लिए मैं पिंक से बना रहा हूं, देखो पिंक, ये रहा देखो, ये वीक के लिए। तो यहां पर वीक के लिए एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर वीक के लिए अगर आप देखोगे एक छोटी सी बात, तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ, ये ग्राफ कहीं पर कट ही नहीं करता, तो यहां पर y इंटरसेप्ट आपको मिलता ही नहीं है, मतलब ये ग्राफ कहीं पर कट नहीं होता, y एक्सिस पे कट नहीं होता, तो यहां पर y इंटरसेप्ट नहीं मिलता है, नो y इंटरसेप्ट, नो y इंटरसेप्ट, आपको y इंटरसेप्ट मिलेगा ही नहीं। अगर हमें y इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा तो नो लैम्डा एम नॉट। आपको पता ना y इंटरसेप्ट क्या था इस ग्राफ में,
लैम्डा एम नॉट था। ए यार लैम्डा एम नॉट जो था वो वाई इंटरसेप्ट था। तो इस ग्राफ में ग्राफ सीधा से चलता जाएगा, ये ग्राफ ऐसे चलता जाता है, यानी यहां पर लैम्डा एम नॉट आपको नहीं मिलेगा। तो लिखा हुआ है देखिए, द वेरिएशन ऑफ, समझिए, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद द डाइल्यूशन इज वेरी लार्ज एंड वी कैन नॉट, बहुत लार्ज, देखो ना एकदम से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वी कैन नॉट ऑब्टेन लैम्डा एम नॉट बाई प्लोटेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ को प्लॉट करके आप लैम्डा एम नॉट प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत ही नॉलेज की बात बताया मैंने, इस ग्राफ को समझ लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग मेहनत करते थे तो खाना पीना क्या होता पता नहीं था, ठीक है। तो सोचो जब मैं बहुत अपने उस टाइम पर था, पीक में जब मैं मेहनत कर रहा था, तो उस टाइम मेरा हाइट तो 6.2 हो गया था, पर वेट मेरा 40-42 ऐसे रहता था, 40-42। एक बार फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया, क्योंकि उस टाइम मैं बेहोश होकर गिर गया था बाई चांस, पढ़ते पढ़ते नहीं, पढ़ाते पढ़ाते। तो फिर डॉक्टर ने बोला भाई तेरा B12 गायब है, तेरा D3 गायब है, तेरा कैल्शियम गायब है, तेरा क्या बोलते हैं एसिड वैसिड जितना भी होता है सब गायब, अमीनो एसिड तेरी बॉडी से गायब है, तू मरने वाला है। मैंने कहा क्या किया जाए, तो फिर उसने इंजेक्शन लगाए B12 के इंजेक्शन लगते हैं पता है आप लोगों को, और D3 के 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स के और टैबलेट्स मेरे को डेली खाने थे, डेली। फिर इतने सारे मतलब ऐसे भाई साहब, मैं उसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइफ में काम को थोड़ा, जो जितनी मेहनत कर रहा था उसको कम कर दिया, क्योंकि मैंने लिमिट पार कर दी थी। मतलब एक कामयाबी की भूख हो जाती है ना कि भाई कामयाब होना है। मतलब सोचो मैं कई बार ऐसा होता था कि 48 घंटे 1-2 घंटे सो के पढ़ाई जा रहे हैं, और खाना, क्योंकि कोचिंग पहले मेरे घर के पास नहीं था, दूर था, तो खाना क्या है, बाहर का मैं कुछ खाऊं तो पेट खराब हो जाए, तो फिर क्या करें, कुछ नहीं खाया नहीं, वरना फिर सैंडविच खा लिया मार्केट से खरीद के, तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। बट ठीक है, जो भी मेहनत की उसका फल है थोड़ा बहुत, लाइफ इज नाउ गुड, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कामयाब होने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है, तो रिस्क लेना पड़ता है, तो रिस्क लो, थोड़ा सा रिस्क तो लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफ पे बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन निकालना बड़ा आसान होता है, पर आप लोग पता नहीं किया नहीं किया आप लोगों ने, मैं बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है ए, अब देखिए ए का मतलब यहाँ पर होता है स्लोप, जो स्लोप है वो -a के बराबर होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम स्लोप निकालने के लिए ये सेम मेथड हम केमिकल काइनेटिक्स में भी करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज को आपको समझना है कि हमें ना स्लोप का, आपको मैं थोड़ा मेथड बता दूं, स्लोप निकालने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है y2 - y1 x2 - x1। अगर हमें ग्राफ में पॉइंट्स दिया हो तो ये 11th क्लास में पढ़ाते हैं कि y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। ये स्लोप निकालने का तरीका होता है। तो ग्राफ में प्यारे बच्चों ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, तो आपको 2 y मानने पड़ेंगे। तो 2 y मानते हैं तो क्लियर पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको दिख रहा हो। जैसे क्लियर पॉइंट मुझे क्या दिख रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरा क्लियर पॉइंट है 149.8, ठीक है। और एक और क्लियर पॉइंट मैं यहां ले सकता हूं, ये 147। तो ये मैंने y2 और y1 चुन लिया, समझना। अब मुझे इसके, समझना, तो अब मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब इसके सामने का ये वाला पॉइंट है, इसके सामने का पॉइंट यहां पे देखो, आपको ट्रायंगल्स बनाने पड़ते हैं। मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताऊं कि चल क्या रहा है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट आपको लगेगा पर इतना भी नहीं है, इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर आता है हमेशा कि अब ये है मेरा पॉइंट और ये है मेरा पॉइंट। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन मुझे खींचनी पड़ेगी क्योंकि मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, स्ट्रेट लाइन, और मुझे यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा। तो मेरा ये ट्रायंगल बनेगा, ये y2 है और ये y1, समझना ध्यान से। यानी कि आपने 2 पॉइंट चुने, सुनते रहना ध्यान से, आपने 2 पॉइंट चुना, आपने एक ये पॉइंट चुना और यहां से आपको स्ट्रेट लाइन खींचना, बिल्कुल सीधा स्केल से खींचना पड़ेगा एग्जाम में। और तो ये आपका हो गया y2, फिर आपने y1 चुना, y1, और y1 के सामने भी स्ट्रेट लाइन होगा और दोनों जहां मिलेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। अब देखो y1 के नीचे जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा x1, तो ये x1 है, और जो y2 के लाइन के नीचे, ये y2 का लाइन है, इसके नीचे जो पॉइंट कहलाएगा ये होगा x2। तो अब यहां से आपका स्लोप निकलेगा। तो आप स्लोप कैसे निकालोगे, देखो y2 की वैल्यू कितनी आई है 149.8, तो 149.8 माइनस y1 जो कि है 147 डिवाइडेड बाई x2 कितना है। अब ये x2 कितना हो सकता है समझते, देखो ये x2 जो है कितना हो सकता है ये फील करो, यानी आपको खुद से अपना ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आपको एक y2 चुनना पड़ता है, y1, और एक ट्रायंगल बनता है, तो ट्रायंगल का पहला हिस्सा कहलाता है x1 और दूसरा हिस्सा x2। अब ये x2 आपको अंदाजे से लेना पड़ेगा, कितना है देखो 0.20 और 0.25 के बीच में है, तो 0.22 ले लेते हैं, 0.22 ले लेते हैं चलो। तो x2 कितना है, x2 है 0.22 माइनस x1 कितना है 0, x1 तो 0 है। तो अब यहां से सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है मुझे बताओ, अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास आना चाहिए, 80, 88, 82, 83 अप्रोक्सीमेट ही आंसर आएगा बेटा, क्योंकि हमने खुद से ड्रॉ किया है। तो यहां से स्लोप कितना आ रहा है कोई मुझे बताएगा, स्लोप कितना आ रहा है 149.8 माइनस 147 कितना होगा, देखो ये हो गया 2.8 ऊपर है ना, 2.8 और नीचे कितना हो गया 0.22, यानी आ गया 280/22, सही है 280/22 ही तो आएगा मेरे हिसाब से। 280/22 कितना होता है, कैलकुलेट करें तो, डरना नहीं है किसी को, 280 डिवाइडेड बाई 22
ये बड़ा कम आ रहा है यार, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? अच्छा मैंने गलती करी, देखो यहाँ पर 0.02 है यार, तुम लोग भी क्या है यार, ये देखो ये देखो 0.020 है ना, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा देखो 0.022, हमने बीच का मान लिया 22, समझ रहे हो, क्योंकि ये दो के बीच में है। अब सही है, 2800/22, तो 2800 डिवाइडेड बाई 22, 2800 डिवाइडेड बाई 22 127 के आसपास आ रहा है। देखो ये जो हमने किया है ये अप्रोक्सीमेट मेथड से किया है, तो इसका आंसर हर बच्चे का अलग आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन में आंसर अलग ही आएगा। हर क्वेश्चन में आंसर अलग क्यों आएगा, लॉजिक बताओ मुझे, क्योंकि भाई बंदा खुद से डायग्राम बनाएगा। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे कि नहीं जी हम तो जो ट्रायंगल बना हुआ है, कोई ऐसे बोले नहीं जी हम तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझना, कोई ऐसे कहे कि जो डायग्राम बना है हम तो इसी से सॉल्व करेंगे जी, तो वो क्या करेगा, वो अंदाजा लगाएगा, अंदाजा कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो बोलेगा ये वैल्यू होनी चाहिए कम से कम 0.034, है ना, और ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो बोलेगा कि ये होनी चाहिए कि देखो 4 का गैप है, देखो 4 का गैप है, देखो 4 का गैप है, 4 का ये है 149.0, ये 149.4, ये 149.8, तो ये 4 का गैप चल रहा है ना, 4 का गैप, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 150.2 है ना, 150.2 बोल देगा, तो देखो एक पॉइंट ये मान लेगा, वो दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा y2, और इसके जस्ट नीचे ये हो जाएगा y1, y1 कितना होगा बता सकता है कोई मुझे, 4 का गैप नीचे कर दो, 4 का गैप नीचे कर दो, 4 का गैप था ना, 4 का गैप, तो 147.4 क्या हो जाएगा ये, अरे 4 का गैप कम करो ना 0.4 का, 147 में से आप 0.4 नहीं घटा पा रहे, 46.4 आएगा ना, 146.6 आएगा, 6 देखो लॉजिकली करते हैं, तो देखो ये पॉइंट भी हमने निकाल लिया, कोई कहे जी हम अपना ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, जो ग्राफ बना है उसी में हम अंदाजा लगाएंगे, तो ये ज्यादा बेस्ट मेथड है, इससे देखो आंसर इसका एक्सेप्टेबल है, 10 15 20 ऊपर नीचे आएगा ही आएगा, आंसर इज ऑलवेज एक्सेप्ट। और ये सब क्वेश्चन कब आते हैं, जब एकदम मतलब बच्चे को कब्ज हो गया हो, कॉन्स्टिपेशन, और वो चाहते हैं बच्चों को हम कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाए तो कहते नहीं आप कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाएंगे, आता ही नहीं है, वो तो मैं प्रिपरेशन हार्ड करवा रहा हूँ, हार्ड कोर, समझो। सुनो, तो ये हमने आइडिया लगा लिया, 4 का गैप है, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है, तो हमने 4 और बढ़ा दिया, 4 बढ़ाएंगे तो 150.2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने 4 नीचे आ रहे तो 4 हमने घटा दिया, 147.0 से 4 घटाया तो 146.6 आ गया, तो हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल को मान लिया। अब जो हमारा ये बड़ा ट्रायंगल है इससे आंसर आने के चांसेस थोड़े से अच्छे हैं, समझ पा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि पीछे जो तुमने किया वो गलत है, स्केल से करते हैं ना आप, स्केल से तो वो भी आंसर सही आता है, स्केल से मेरा तो लाइन ही टेढ़ा हो गया था। अब देखो इसका स्लोप y2 कितना है, y2 150.2, y1 कितना है, y1 ये रहा 146.6 डिवाइडेड बाई, अब x2 कितना है, देखो x2 है 0.034, x2 है 0.034, 0.034, और x1 कितना है, 0 ही तो है, x1 0 है, x1 इज 0, तो यहाँ 0। अब आंसर निकालो 150, समझ सही नहीं है क्या ये, मुझे तो सही लग रहा है यार, 0.2 माइनस 146.6, तो ऊपर आ गया 3.6 डिवाइडेड बाई 0.034, तो देखो अब 105 आ रहा है, अब आंसर कितना आ रहा है, पहले कितना आ रहा था 112, 127, वही तो बोल रहा हूँ, 15 20 ऊपर नीचे होता रहेगा भैया, ठीक है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है स्लोप, यहाँ पर स्लोप यानी a की वैल्यू होगी माइनस 105 के आसपास, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव होती है ना इसकी। आप देखो इसका कोई और सॉल्व करेगा तो 80 बता दे, कोई सॉल्व करे तो 88 बता दे, कोई सॉल्व करे तो 90 बता दे, बिकॉज हम कर क्या रहे हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता, हमने अंदाजा लिया है, हमने अप्रोक्सीमेट लिया है, तो छोड़ के तो नहीं। अच्छा सुनो, तुम इतना लिख के आओगे पूरे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, गाइडलाइंस है ये कि अगर बच्चा एफर्ट्स लगा रहा है, स्टेप सही कर रहा है तो आप पूरे नंबर दे दो, लेकिन फिर भी तुम फीमेल टीचर हो तो आधे नंबर काट लो, ठीक है। देखो यार फीमेल टीचर का कुछ होता है, क्योंकि हमारी सुन तो लो, हमारे सर ना बड़े कूल रहते थे सारे सर, प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, वो चेयर पे बैठे हैं, टांग टेबल पे रखा हुआ है, समोसे खा रहे हैं, अरे सुन तो लो, समोसे खा रहे हैं, मौज मार रहे हैं, वो बच्चा उसको मार रहा है, वो उसके साथ एक्टिंग कर रहा है, बच्चा कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहीं होता, और वही फीमेल टीचर है, आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए भाई, समझ रहे हो। तो फीमेल टीचर का थोड़ा है, देखो एक्चुअली में हमारे ये गलती भी हमारे समाज की है, हमारे समाज में पुरुष को, मेल को साबित नहीं करना होता कि ही इज बेस्ट या वो अच्छा है, बट फीमेल को हर पॉइंट पर साबित करना होता है कि वो मेल से कम नहीं है, और ये साबित करने के चक्कर में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारती है। नहीं समझ मेरी बात को, टीचर बनना है तो हाँ मेल जैसा बनना है मतलब दे चेज मेलनिज्म, तो मेलनिज्म को चेज करते हैं, समझे मेरी बात को। तो उनका थोड़ा ओवर इसलिए लगता है क्योंकि वो ट्राई करते हैं मेल को कॉम्पिटिट करने का, मेन रीजन यही है, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, और आदमी को पता है मैं आदमी हूँ, हाँ ठीक है, सैलरी आ रही है अकाउंट में, हाँ ठीक है, कुछ नहीं, बीवी बच्चे गर्लफ्रेंड ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, समझा मिल रहा है। प्यारे बच्चों, अगर ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के, सारे इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ की वीडियो, सभी इंपॉर्टेंट
न्यूमेरिकल्स एक जगह पे, मतलब हर चीज़ आपके लिए लाने को तैयार हूँ। क्या आपको चाहिए? चाहिए तो बताओ। मैं फालतू में मेहनत करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए। और मेरी मेहनत अगर तुम्हारे तक पहुँच रही है और तुम्हारे अंदर थोड़ी-सी भी मतलब ममता, प्रेम है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आ रहा है तो। लव यू ऑल, टेक केयर। सो प्यारे बच्चों, आज हमें ग्राफ वाले सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और टाइम हमारे पास कम है, तो जितने भी ग्राफ है आज फटाफट इसको खत्म करते हैं। तो हमारे पास देखिए ग्राफ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, छोटा सा ग्राफ है और एक बड़ा काम का ग्राफ है। इसको लोग हल्के में लेते हैं, पर इस ग्राफ को भारी में लेना चाहिए। ये जो ग्राफ है बेसिकली कैसा है, इसको थोड़ा फील करो। ये ग्राफ है, एक तरफ लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और एक तरफ है टाइम। देखिए कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, आपको पता होगा समय के साथ रिएक्टेंट घटता है, रिएक्टेंट खत्म होता है समय के साथ। तो यहां पर जो रिएक्टेंट है वो ऐसे खत्म हो रहा है। अब रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, ग्राफ भी समझ में आ गया, लेकिन यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये देखिए, ये जो मैंने आपको ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में अगर आप दो पॉइंट चुनते हो, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, तो ये कहलाता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कहलाता है डेल्टा आर, डेल्टा आर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको दो पॉइंट चुनने होते ग्राफ में, यहां और यहां, और उसके सामने देखो, उसके सामने ये जो पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अगर आप यहां देखोगे तो ये इस पॉइंट के टाइम, यहां पर कुछ टाइम है, सपोज करो ये कुछ भी टाइम है, टाइम एक्सिस है, और यहां पर ये टाइम का एक्सिस है, आपको दिख रहा होगा। यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर दो पॉइंट चुनते हो तो पहले पॉइंट के बगल वाला नीचे जो एक्सिस है उस पर टाइम आएगा, और ये दूसरा पॉइंट है तो उसके सामने भी ये टाइम है। तो बेटा इसको बोलते हैं चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो यहां पर जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट, रेट बेसिकली क्या होता है, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए एक माइनस साइन आता है, वो होता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। यानी ग्राफ से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, जिसमें मैंने ये पॉइंट चुना, समझना इसको थोड़ा ठीक से देखो। मैंने यहां पर एक पॉइंट चुना, पॉइंट के सामने वाले टाइम को हम बोल रहे हैं कोई टाइम होगा, कुछ भी होगा। फिर दूसरा पॉइंट चुना, तो इनके बीच में डेल्टा आर है, और दूसरे पॉइंट के जो टाइम है उसके बीच में डेल्टा टी है। तो डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी कहलाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो इसके लिए एक आसान तरीका होता है। क्या आसान तरीका होता है, देखो आप यहां पर एक ट्रायंगल बना सकते हो, जिस ट्रायंगल को मैं बना रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल नोट करो। अगर आप इस ट्रायंगल का टेन थीटा निकालते हो, स्लोप, स्लोप जिसको हम टेन थीटा बोलते हैं, तो टेन थीटा पता क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पर जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर किसके बराबर है, तो इस परपेंडिकुलर डेल्टा आर के बराबर है, डेल्टा आर। और इस ट्रायंगल का बेस देखो, बेस, बेस किसके बराबर है, डेल्टा टी के बराबर। ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन। यानी कि हम एक ट्रायंगल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसको आपको फील करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डेल्टा आर के बराबर है, और जो ट्रायंगल का बेस है, बेस वो डेल्टा टी के बराबर है। ये दोनों लाइन बराबर है, पैरेलल है। और ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिएक्टेंट का ग्राफ है। यानी कि आप ट्रायंगल जिसको हम स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि देखो रेट का मतलब होता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और वो टेन थीटा से भी निकल रहा है। तो जो रेट है वो टेन थीटा से आप निकाल सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो ये ग्राफ का टेन थीटा है वो रेट देगा हमें, रेट, दोनों रेट दे सकता है। दो तरह का रेट होता है प्यारे बच्चों, एक होता है एवरेज। तो ये एवरेज रेट है इस ट्रायंगल से मिल रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल से। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल से आपको एवरेज रेट मिलता है। और जो बहुत छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, बहुत छोटा ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल यहां बनेगा ना, देखो मैं छोटा ट्रायंगल बना के दिखाता हूं आपको। देखो सपोज करो यहां पर एक छोटा ट्रायंगल बनाऊंगा, बहुत छोटा सा ट्रायंगल, तो छोटे ट्रायंगल से हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब इस ट्रायंगल का जो हम टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा स्लोप, स्लोप, तो वो स्लोप जो होगा माइनस डी आर बाई डी टी होगा, और माइनस डी आर बाई डी टी होगा हमारा इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंट, आपको दिख रहा होगा आर इंस्टेंट। यानी सर इस ग्राफ का कंक्लूजन क्या है, इस ग्राफ का कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट, समझना, अगर आपके पास रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो अगर इस ग्राफ में आप एक ट्रायंगल बनाओ, सपोज करो मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं। ट्रायंगल देखो कैसे बनाना है, खुद से बनाना है, ऐसे खींचा, ठीक है। पर ट्रायंगल बनाने का एक तरीका भी होना चाहिए, तरीका ये होना चाहिए, पहले आप एक पॉइंट लोगे, उस पॉइंट के सामने लाइन खींचोगे, फिर एक दूसरा पॉइंट लोगे, उसके सामने ऐसे लाइन खींचोगे, और जब लाइन खींचोगे तो यहां पर अपने आप आपको ट्रायंगल दिख जाएगा। यानी एक पॉइंट लिया, लाइन खींच दिया, फिर दूसरा पॉइंट लिया, सामने लाइन खींच दिया, तो आपको अपने आप एक ट्रायंगल दिखने लग जाएगा। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल मुझे दिखने लग गया। तो इस ट्रायंगल का जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा, वो देगा हमें डी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। और टेन थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। देखो इससे बेहतर इस ग्राफ को नहीं समझा सकते, दिस इज द बेस्ट। बात समझ पाए? आई होप आप समझ गए होंगे, प्लीज इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये रिएक्टेंट का ग्राफ था ना, सुनो, वैसे प्रोडक्ट का भी ग्राफ बनता है। किस तरह प्रोडक्ट लिखा हो और इस तरफ टाइम, तो उसका ग्राफ कैसा होगा थोड़ा इमेजिन कीजिए। तो प्रोडक्ट बढ़ता है समय के साथ, बढ़ने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट घट रहा है तो प्रोडक्ट बढ़ता है, ऐसा होगा, प्रोडक्ट बढ़ता है। तो अब इसका हम स्लोप कैसे निकालते हैं, तो बड़ा आसान तरीका होता है। आप दो पॉइंट चुनते हो, सपोज करो आपने एक पॉइंट ये चुना, तो इससे लाइन खींच के ऐसे, ये पॉइंट चुना आपने ऐसे, फिर एक पॉइंट आपने ये चुना, तो इससे लाइन खींच के ऐसे। तो सर यहां तो ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ट्रायंगल दिख रहा है, बस आपको पता नहीं है। आप अगर इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आप इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे यू, और इसको ऐसे थोड़ा मिलाएंगे ना, तो यहां एक ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल, जहां पर ये वाला जो परपेंडिकुलर होगा और ये वाला होगा बेस। और यहां पर अगर आप टेन थीटा निकालेंगे तो वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर ये प्लस का होता है,
तो यहां भी ट्रायंगल बनाना आपको आना चाहिए। दोबारा सीख लो कि ये प्रोडक्ट है और ये टाइम के बीच का ग्राफ है। ग्राफ में शेप कुछ ऐसा लिया हुआ है, कोई बात नहीं जी। हमें तो सर ने कहा कि 2 पॉइंट चुनो। पहला पॉइंट ये है, इसको यहां मारो, नीचे कर दो। फिर दूसरा पॉइंट यहां चुनो, इसको यहां मारो, नीचे कर दो। अब क्या है, यहां पर ट्रायंगल कैसे बनेगा? तो इस लाइन को जी सर ने कहा था आगे बढ़ा दो और इसको लाइन को ऐसे मिला दो, खींच दो, तो सर यहां ट्रायंगल बन जाएगा एक। और इस ट्रायंगल का जो tan थीटा होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। तो ये सब चीजें आपको सीखनी है डिटेल में, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट की बातें कर रहे हैं ना, पर जो फेमस है वो रिएक्टेंट वाला ग्राफ ही होता है ना। प्रोडक्ट वाला ग्राफ इतना फेमस नहीं है क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, आसान होता है। तो प्रोडक्ट लिख लेना, आर लिख दिया था मैंने गलती से। सुनो गाइज, अपने पास अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब यहां पर ना देखो एक ग्राफ है, इस ग्राफ के पीछे की हिस्ट्री समझना। हिस्ट्री ये होता है कि आर का मतलब होता है कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम पर हम, आर का मतलब है अमाउंट। किसी भी टाइम पर हमें अमाउंट देखना है तो उसको बोलते हैं हम आर। इसको जब हम पढ़ाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं एटी। एटी मतलब अमाउंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, किसी भी टाइम पर। अगर मान लो मेरे पास सेब है तो सेब जो है सड़ रहा है, तो मैंने शाम को 4 बजे देखा कि सेब कितना है, तो कहलाएगा 80। फिर मैंने उसी सेब को अगले 10 दिन बाद रात को 10 बजे देखा तो वो भी कहलाएगा 80। 80 का मतलब होता है कि आप सेब को देख रहे हो किसी भी टाइम पर, तो 80 इसको बोल सकते हैं। कई सारी बुक में 80 लिखा होता है और कई सारी बुक में इसको आरटी भी लिखा होता है। तो 80 आरटी, आर का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एनी टाइम। लेकिन एक होगा आर नॉट, जिसको हम प्यार से ए नॉट भी कहते हैं कई लोग। ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि मान लो इनिशियली सेब था 2 किलो, 2 किलो सेब था इनिशियली, और जब हमने देखा तो हमें आधा किलो ही मिला क्योंकि बाकी सड़ गया, बाकी खराब हो गया। तो ए नॉट का मतलब है इनिशियल, आर नॉट का मतलब है इनिशियल, और 80 का मतलब कि कितना बचा हुआ है। जब आपने देखा तो किसी भी टाइम पर आपने देखा तो कितना बचा हुआ है, तो इनके बीच में रिलेशन होता है। जो रिलेशन तो मुझे पढ़ाना नहीं आप लोगों को, थ्योरी तो पढ़ाने आया नहीं हूं, ग्राफ पढ़ाने आया हूं। तो यहाँ पे ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ग्राफ कैसा है, ग्राफ का नेचर देखिए। ग्राफ ऐसा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इधर है और टाइम इधर है, तो रिएक्टेंट समय के साथ घट रहा है। लेकिन यहां पर क्या क्या बात रखना है कि जिसका स्लोप होता है, ग्राफ का स्लोप, ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप मतलब tan थीटा, वो होता है k। यानी कि इसको ऐसे लिखना, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के बराबर है। ये ज्यादा बेहतर है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। जो स्लोप है वो माइनस के बराबर है। स्लोप इस ग्राफ का जो आप tan थीटा निकालोगे, स्लोप निकालोगे, वो माइनस के बराबर होगा। और एक और बात, इसका जो y इंटरसेप्ट है, याद हो इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, इस पॉइंट को y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो इसका जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट आर नॉट के बराबर यानी इनिशियल के बराबर होता है। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि y इंटरसेप्ट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर। मैंने सब कुछ यहां पे लिख दिया है। वन ऑफ द बेस्ट ग्राफ और एग्जाम में कई बार आता है, और यह है जीरो ऑर्डर का ग्राफ। ये चीज मिस मत करना कि जीरो ऑर्डर का ग्राफ होता है। तो जीरो ऑर्डर का कुछ ऐसा ग्राफ होता है, प्लीज नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, वी हैव जीरो ऑर्डर पे एक और ग्राफ। ये जीरो ऑर्डर की बात चल रही है अभी फिलहाल, हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर का बहुत ही अंडररेटेड ग्राफ है, एग्जाम में आता है, बच्चे समझ नहीं पाते। एक्चुअली में है क्या, जब जीरो ऑर्डर का टाइम हाफ निकाला जाता है तो उसका फॉर्मुला होता है ए नॉट बाई 2 के, जहां ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल, जहां पर आर नॉट लिखा हुआ है। तो ये ग्राफ हर टीचर मिस कर देते हैं और बच्चे भी मिस कर देते हैं कई सारे। ठीक है, वैसे टीचर तो मिस नहीं करते, बच्चे भूल, क्योंकि ये इतना हाईलाइटेड ग्राफ नहीं है। तो टी हाफ और आर नॉट के बीच में, इनिशियल के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली लिंक है, आमने सामने। तो ग्राफ को ऐसे जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि टी हाफ आर नॉट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर के लिए। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पहले बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, ये ग्राफ ना मतलब चुम्मा लेने वाला ग्राफ है, एग्जाम में आता है। दिस इज स्वीटेस्ट ग्राफ, जीरो ऑर्डर का भी, फर्स्ट ऑर्डर का भी। अब देखिए इसमें ना क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये थ्योरी है। अब देखो मैं आपको फॉर्मुला और थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिंपल बोलूंगा ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है और इसके अंदर क्या क्या बातें आपको याद रखनी है वो देखो। इस ग्राफ के अंदर y एक्सिस पे, और ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस पे ln r होता है। दोबारा बोल रहा हूं ln r, ये देखो, ये अभी मैं आपको ln r का ग्राफ बता रहा हूं। ln r, y एक्सिस पे ln r है, यानी मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा अगर समझाने का प्रयास करूं तो यहां पर y एक्सिस पे जो है ना ln r है, ln r, इस चीज को समझना। तो यहां पर अगर हम इस ग्राफ को समझे तो y एक्सिस पे ये ln r है, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर ln r नॉट, जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट, y के ऊपर जो इंटरसेप्ट है वो ln r नॉट, और ये ग्राफ जो नीचे की तरफ आएगा और इसका जो स्लोप होगा प्यारे बच्चों, स्लोप, इसका जो स्लोप होता है, स्लोप अगेन माइनस के ही होता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ln इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब इसका एक दूसरा वर्जन सिखाता हूं जो एग्जाम में बच्चे गलती करते हैं। इस ग्राफ का दूसरा वर्जन मैं आपको इधर से सिखाता हूं। देखो, अगर ग्राफ में ln ना लिखा हो, लॉग लिखा हो, लॉग r, तो ग्राफ सेम टेक्निक में रहेगा, लेकिन यहां पर भी हो जाएगा लॉग r नॉट, लॉग r नॉट। लेकिन जो इसका स्लोप होगा ना, स्लोप, जब इसका आप स्लोप निकालोगे, स्लोप, तो इसका जो स्लोप होगा इस बार वो माइनस के बाई 2.303 होता है। यानी लॉग वाले कॉन्सेप्ट में, यहां लिखा भी है मैंने, देखो लॉग वाले कॉन्सेप्ट में के नीचे 2.303 आ जाता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा जब ये ln होगा तो वहां पर होगा ln नॉट, ln r नॉट, और स्लोप जो है माइनस के बराबर होगा, वेरी सिंपल। लेकिन अगर लॉग आ गया ना भाई, लॉग आ गया तो यहां भी लॉग आएगा और स्लोप में माइनस के बाई 2.303, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। अब फर्स्ट ऑर्डर में एक और ग्राफ है जो बहुत ही ज्यादा गजब है, जो आपको सीखना है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर, अगर मैं यहां पे टी हाफ की बात करूं तो इसका बड़ा क्रेजी सा है। टी हाफ होता है 6693 बाई के, जो कि क्लियरली हमें ये इंडिकेट करता है कि इसका जो टाइम हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट, आर नॉट में कोई रिलेशन ही नहीं है। देखो यहां पर आर नॉट नहीं आ रहा है, टी हाफ में आर नॉट नहीं आ रहा, यानी कि ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होने वाला है।
इंडिपेंडेंट, आजाद। टाइम हाफ की वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, इनिशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टाइम हाफ वाला ग्राफ जो बच्चे मिस करके जाते हैं, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक यूनिक ग्राफ है जो बहुत ही कम लोगों ने देखा होता है। लुक एट दिस ग्राफ, ये बहुत कम लोगों ने देखा होता है, सच्ची बता रहा हूं आप लोग। इस ग्राफ की सबसे खास बात क्या है कि इस ग्राफ को बनाया इस प्रकार से गया है कि बच्चा सोचता रह जाएगा एग्जाम में, अगर गलती से आ गया तो ये आएगा तो टफ पेपर में आएगा। और केमिस्ट्री का पेपर टफ बनता ही नहीं है, छोड़ दो। केमिस्ट्री का पेपर टफ नहीं बनता, क्योंकि केमिस्ट्री में टफ क्या ही बना लेंगे। फिजिक्स में तो ये होता है कि कोई स्विमिंग पूल में गया, उसको मगरमच्छ दिख गया, मगरमच्छ देख के वो पीछे भागने लगा, पीछे भागने लगा तो पता लगा उसकी बीवी वहीं छूट गई है, तो खुश हो रहा है वो, तो कुछ भी कहानी बन सकता है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में क्या कहानी बनाओगे? न्यूक्लियोफाइल को मगरमच्छ खा गया, यू कांट। तो केमिस्ट्री में आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, इसलिए केमिस्ट्री सेफ जोन में रहता है। लड़कियों का फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊं तो बेसिकली बायोलॉजी, क्योंकि केमिस्ट्री में उनको दिक्कत आती है, फिजिक्स छोड़ो केमिस्ट्री में भी दिक्कत आती है, वो बायोलॉजी में खुश रहती है। एंटोनोमी, ओमी, बायोफोमी, एंडोगोमी, पता नहीं क्या बोलती रहती है, मेरे को समझ नहीं आता। बट लड़कियों का ना फिजिक्स। अच्छा रुको 1 मिनट में आता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स आए हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। एक हमारे टीचर थे, भाई क्या टीचर थे वो पढ़ाने से पहले, प्रॉपर पढ़ाने से पहले पूरी मंत्र पढ़ते थे। पता नहीं कोई सरस्वती जी का मंत्र था, पूरा प्रॉपर पढ़ते थे, तिलक लगाते थे और फिर पढ़ाना स्टार्ट करते थे। और बातें ऐसे करते थे कि विद्यार्थियों, मतलब ऐसी हिंदी की भाई। अब वो वैनिश हो गए, वैनिश समझते हो वैनिश? अब वो मर नहीं गए, वो पूरी तरह उनका ट्यूशन सब बंद हो गया। रीजन पता क्या था? रीजन ये था कि वो बहुत ही ज्यादा टीचर थे, अध्यापक थे, सॉरी, ही वॉज अध्यापक। अब मैं तुम्हें इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे वाईटी पे मेरे 8 घंटे का लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, सपोज करो, तो इस लेक्चर को कोई नहीं देखेगा, ठीक है। अब जैसे 11th की कोई वीडियो है, मान लो 11th की मेरी वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 8 घंटे की है, 8 घंटे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो है, इसे नहीं देखेंगे लोग। और यही कोई उठ के आ जाएगा, या मैं खुद की बता रहा हूँ, कोई उठ के आ जाएगा बोलेगा 2 घंटे में क्लास 11th की ऑर्गेनिक खत्म, लोग उसके पीछे भागेंगे, उसके पीछे भागेंगे। तो यहां पर हमारी जो जनरेशन है अपने टाइम को कहां इस्तेमाल कर रही है हमें भी नहीं पता चल रहा है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि आपको ऐसे ही लेक्चर देखने चाहिए कि टाइम ज्यादा है तो उसमें नॉलेज ज्यादा होगा, वी कैन परफॉर्म बेटर, पर लोग ऐसा नहीं मानते। तो मजबूरी में हमें क्या करना पड़ता है? मजबूरी में हमें फिर अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, पर मैं नहीं करता कॉम्प्रोमाइज। मैं तो दोनों तरह की वीडियो डालता हूं। मैं कहता हूं भाई मेरे 8 घंटे के लेक्चर भी पड़े हैं, 5 घंटे के लेक्चर भी पड़े हैं, 3 घंटे के लेक्चर भी पड़े हैं, 2 घंटे के लेक्चर भी पड़ा है, और 1 घंटे का लेक्चर भी पड़ा है, 30 मिनट का भी पड़ा है, और 10 मिनट का भी पड़ा है। तुझे जो देखना है देख। सारी कैटेगरी में घुस गया मैं मजाक कर रहा हूं, जस्ट सेइंग। बट मैं बच्चों को सजेशन दूंगा भाई प्लीज बड़े लेक्चर्स को देखो, छोटे लेक्चर रिवीजन के लिए अच्छे हो तो मिनिमम 3 घंटे के ऊपर का लेक्चर तो देखना चाहिए, और बहुत आप वैसे हो तो 2 घंटे के ऊपर का लेक्चर तो देखना चाहिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरा ये मानना है, बाकी और कुछ है नहीं। सुनो, तो अपन ये कह रहे थे कि हमारी जनरेशन में थोड़ा सा वो है। अब वही हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे 9th 10th, लेकिन वो गायब कैसे हो गए? रीजन यही है कि वो बच्चों के हिसाब से नहीं चल पाए, उनको थोड़े से जोक क्रैक करने थे, उनको भी रशियन बनाना बताना चाहिए था, पर वो बता नहीं पाए। ये जो ग्राफ है लॉग आर नॉट बाई आर का ग्राफ है, देखो लॉग आर नॉट बाई आर, और जो ग्राफ है समय के साथ, टाइम के साथ। एक्चुअली में ये ग्राफ कौन सा है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए एक के का फॉर्मूला होता है 2.303, सॉरी टाइम का फॉर्मूला ऐसा होता है 2.303 अपॉन में के लॉग ए नॉट बाई ए टी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर का ये ग्राफ है, जहां पर इस चीज को लॉग आर नॉट बाई आर, इसको आर नॉट बाई आर बोल रहे हैं हम, आर नॉट बाई आर, इसको वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये जो आएगा ना, ये आएगा उल्टा हो जाएगा के बाई 2.303, जो स्लोप है, स्लोप आएगा, स्लोप ये थीटा। तो यहां पर जो स्लोप है वो होगा के बाई 2.303, लेकिन ये प्लस होगा, ये गलती मत करना कभी भी। तो बेटा ये सब ग्राफ देखो, मैं हर साल, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सच बोल रहा हूं, एग्जाम आने से पहले ना 1 महीने पहले मैं हर साल ये सब कराता हूं। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता हूं ना बच्चों को, तो बच्चों को लगता है यार ये मास्टर झूठ बोल रहा है, 100 में से 100 नहीं आ सकते। भाई अभी तक जितने भी मेरे से पढ़े हैं, कम से कम 15 ऐसे बच्चे जिनके 100 में से 100 आए केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में कम से कम 10 बच्चे जिनके 100 में से 100 आए। तो ये सब कैसे आ रहे हैं 100 में से 100? हम कुछ भी नहीं छोड़ते। अगर पढ़ाते वक्त भी अगर कोई बात मिस हो गई है तो लास्ट में हम कवर कर लेते हैं, जैसे हम ये सब चीजें कवर कर रहे हैं, तो हम कुछ छोड़ते ही नहीं। बच्चे का क्या, अगर मान लो एग्जाम में रैंडमली ग्राफ आ गया तो बच्चा कहेगा नहीं ये ग्राफ ही गलत है, सर ने कहा था माइनस होता है, ऑब्वियसली मन में आएगा, बट ऐसा नहीं है, रियल में प्लस ही होता है। आप प्लीज इस ग्राफ को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों इस ग्राफ में एक एक शब्द को समझना है। देखो एग्जाम में कोई टीचर नहीं पढ़ाता कि इसका मतलब क्या है, कोई भी टीचर, पूरे यूट्यूब देख लो, दुनिया देख लो, बहुत कम टीचर है जो इसका मतलब बताते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी का मतलब क्या है। देखो अब 2025 का पेपर बताता हूं, किसी टीचर ने नहीं बताया था कि भाई इस इक्वेशन में इस चीज का मतलब क्या है। मैंने अकेले पढ़ाया था और बच्चों का एमसीक्यू ठीक हुआ था। 2025 के पेपर के एमसीक्यू में आया था ये। तो वो क्या लिखा है, E इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए, जहां ई ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, और ए का मतलब है यहां पर अर्हीनियस या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये हमने ए का मतलब समझ लिया, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी का मतलब समझ लिया, के का मतलब समझ लिया। के का मतलब क्या है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट,
रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है के। यानी सारी बातें हम समझ लिए। अब देखो ग्राफ क्या होता है। ग्राफ ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये ग्राफ होता है, प्लीज कीप इन माइंड। अब इस ग्राफ में ना ये वाला जो एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है लॉग के, और जो वाई इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट वो है लॉग ए, और जो टाइम नहीं होता यहां पर 1/t होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो लॉग के लॉग ए 1/t, और स्लोप जो होता है, स्लोप होता है माइनस EA बाई 2.30 r, यानी ये जो एंगल है यहां पर, ये एंगल, दिस स्लोप, स्लोप इज माइनस, स्लोप यानी tan थीटा इज माइनस EA बाई 2.303 r। तो भाई ये इक्वेशंस बहुत अच्छे से याद रखो, ये ग्राफ बहुत अच्छे से याद रखो, और इस ग्राफ के अंदर जो फैक्टर्स है, ये अरहीनियस के ऊपर बना हुआ है, ये फैक्टर्स को याद रखो जो आपके एग्जाम में काम आएगा। प्लीज नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है मेल्टिंग पॉइंट एंड एटॉमिक नंबर का एक ग्राफ। मेल्टिंग पॉइंट एटॉमिक नंबर, ये ग्राफ छोड़ के जाते हैं लोग, पता नहीं क्या उनके अंदर कौन सा क्या है। अब देखो हमें जो पढ़ना होता है बेसिकली ये पढ़ना होता है, ये वाला, ये वाले और ये वाले हम कम पढ़ते हैं क्योंकि ये लेंथोनॉइड्स वाले में आ जाता है, ठीक है, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है इनके अंदर, हम जनरली ये वाला पढ़ते हैं। पर समझिए क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर का ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आप देखोगे तो यहां पर mn का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि mn का मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम है। तो अगर आप mn को देखोगे ना, mn, तो ये होता है बेटा 3d5 4s2, और 3d5 का मतलब यहां पर क्या है समझिएगा कि इसके d के अंदर 1 2 3 ये 4 5, ठीक है, d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल हो जाता है। अगर ये स्टेबल है तो ये बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई देखो मैं सिंगल बहुत हैप्पी हूं, सिंगल बहुत हैप्पी हूं, बहुत हैप्पी, तो मैं किसी लड़की से शादी करना क्यों चाहूंगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं स्टेबल हूं। उसी प्रकार से Mn जो है 3d5 में होता है, हाफ फील्ड होता है, स्टेबल होता है, तो ये अच्छे से मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाता, नॉट मेकिंग स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाता। और जब ये अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कमजोर होगा, कमजोर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो यहां पर इस ग्राफ में आपसे पूछ सकता है कि Mn का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है, केस स्टडी में आ सकता है या कहीं भी आ जाए। और यहाँ पर टीसी का देखो, टीसी का भी कम है यहाँ पे, तो इस टीसी वाला आप खुद इंटरनेट पे लिखना कि टीसी का मेल्टिंग पॉइंट गिर क्यों जाता है, खुद इसका आंसर समझना। और यहां पर देखो, यहां पर कैसे चल रहा है, यहां पर देखो, यहां पर ऐसे गिर रहा है धीरे 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 धीरे, है ना। तो ये तीनों का लाइन अलग अलग है, ये बात आपको स्टडी करनी है। समझ पा रहे मेरी बात को, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं थ्योरी पढ़ाने नहीं बैठा हूं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा रहा हूं, पर ये ग्राफ आपको स्टडी करके जाना है अच्छे से, ठीक है। प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मैं तुमसे सिंपल भाषा में एक बात करता हूं। मान लो मैं आपसे कहूं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, तो देखो एक मैं आपको ना बड़ा सिंपल सा ट्रिक दे देता हूं। चलो वन लाइन ट्रिक सुनना। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, इन दो बातों पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा दो बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो प्लस स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग भी हो। इस केस में क्या है देखो, Mn के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, पर इसके पास क्या नहीं है, इसके पास नॉट मेकिंग स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। यानी कि समझो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पर ये बॉन्ड ही नहीं बना रहा है, यानी पैसा तो है पर पैसा यूज नहीं कर रहा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा अच्छी बात है, पर बॉन्ड तो बनाए। तो Mn के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पर ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा और वो मेटेलिक बॉन्ड भी बना रहा है, मेटेलिक बॉन्ड भी बना रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है बहुत। आपसे कोई बोले इनका मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम है इन सबका, तो आप क्या बोलोगे, आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं और वो मेटेलिक बॉन्डिंग भी नहीं बना रहे होंगे। तो यानी अगर आप इस ट्रिक को याद करते हो इस पूरे ग्राफ को समझ जाओगे, ठीक है ना। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और साथ ही साथ वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज देखिए इस ग्राफ में, सबसे खास बात, पहले में ग्रीन वाले को पढ़ना होता है। देखिए लिखा हुआ है ग्रीन, ये है ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखिए ग्रीन है ना, ग्रीन वाले को देखिए, ग्रीन, ये एलिमेंट्स के नाम लिखा है स्कूटी, वैन, कार। तो देखो सबसे पहले ना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। देखिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने का मतलब है कि यहां पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बढ़ रहा होगा। देखो अगर कहीं रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, जो न्यूक्लियस का फोर्स है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज वो इंक्रीज हो गया है। न्यूक्लियस जो है एक्टिव हो गया है, तो न्यूक्लियस जब एक्टिव होता है ना तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो इस चीज को समझिएगा। तो ये जो ग्रीन वाला है पहले इनका साइज घटता है, फिर धीरे धीरे एकदम से कांस्टेंट हो जाता है, यहां पर घटते घटते कांस्टेंट होने का मतलब पता है क्या है, कांस्टेंट होने का मतलब है कि अब रिपल्शन भी स्टार्ट हो गया है। मतलब देखो पहले जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, अट्रैक्ट, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन स्टार्ट हो गया, रिपल्शन। तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है
दोनों बैलेंस हो गए। बैलेंस होने का मतलब है साइज ना घटेगा ना बढ़ेगा। फिर एकदम से साइज बढ़ गया। अब साइज क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहां का जो रिपल्शन है, रिपल्शन ज्यादा बढ़ गया। रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। देखो अट्रैक्शन से साइज घटता है, रिपल्शन से साइज बढ़ता है। तो कुल मिला के यहां पर रिपल्शन स्टार्ट हो गया। अब देखिए इन दोनों को देखो, इन दोनों का ग्राफ जो है ना बिल्कुल चिपका चिपका सा मिलेगा आपको। देखो दोनों ग्राफ चिपका हुआ है, दोनों ग्राफ बिल्कुल चिपका हुआ, सेम चल रहा है बिल्कुल। दिख रहा है आप लोगों को? अरे देखो तो सही यार, ऊपर वाले जो है, ऊपर वाले में गैप ही नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसा है बिल्कुल। ये 15 पर आके खत्म हो रही है। देखो मतलब ऊपर दो ग्राफ है, ऐसे समझो। मैं अगर कभी ऐसे बनाऊं कि देखो एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तो समझ में आता है भाई इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है। लेकिन अगर मैं कभी ऐसे बनाऊं, देखना यहां पर जी, एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है, इसका क्या मतलब है कि दोनों के रेडियस में कम गैप है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि 4D और 5D में, ये इनके अंदर 4D होता है, इनके अंदर 5D। 4D 5D में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यहां पर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रेडियस बिकम सिमिलर। इनका रेडियस सिमिलर हो गया, देखो 15। तो रेडियस जब सेम हो जाए दो का, तो वहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D एंड 5D हैविंग सिमिलर रेडियाई, जैसे कि ZR एंड HF, दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है। ये देखो यहां पर, देखो यार ग्राफ क्या गजब चीज है। देखो देखो दूसरा एलिमेंट देखो, ये पहला एलिमेंट है इनका, पहले में थोड़ा बहुत गैप भी है, पर दूसरा देखो, दूसरा कहां रहा? ZR HF, ये तो पहला एलिमेंट था ये, और ये दूसरा एलिमेंट है ZR HF, दोनों सिमिलर एक ही पॉइंट पर गिरे हुए, देखो बिल्कुल एक ही पॉइंट पर चिपके हुए। तो ZR और HF का रेडियस बिल्कुल सेम होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये काफी कठिन है समझना, पर फिर भी आप समझो। इस तरफ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पहले नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। ठीक है जी, मतलब वैल्यूज ऐसे इंक्रीज हो रही है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम ई नॉट वैल्यूज बोलते हैं, इनको हम ई नॉट वैल्यू बोलते हैं, ई नॉट। और यहां कुछ एलिमेंट्स है। यहां पर इंटरेस्टिंग बातें क्या क्या है, देखिए कि ये अपने सुर में चल रहा है, तो इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। देखो जो चीजें सुर में चल रही है, सुर में मतलब सीधी, ठीक है, ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं जी, ग्राफ अपनी लाइन में चल रहा है। क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ये जो mn है, mn कि mn की वैल्यू नेगेटिव क्यों है? mn की वैल्यू नेगेटिव क्यों है, मतलब mn की वैल्यू नेगेटिव क्यों है? तो देखिए थोड़ा mn को ना समझते हैं। देखिए mn को समझते हैं। जो mn है वो होता है 3d5 4s2, और एक बार mn प्लस 2 को देखिए, mn प्लस 2 होता है 3d5, क्योंकि ये स्टेबल होता है। यानी mn प्लस 2 का मतलब है कि वो चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूं। 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूं का मतलब ये ऑक्सीडेशन के प्रति इंटरेस्टेड है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस। क्योंकि देखो अगर mn अभी जीरो में है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो mn प्लस 2 बन जाएगा 3d5, जो कि स्टेबल होता है। तो mn जो है ना इंटरेस्टेड है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में इंटरेस्टेड है। अगर ये ऑक्सीडेशन में इंटरेस्टेड है तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसीलिए इसका नेगेटिव होगा। सर समझ नहीं आ रहा, मत समझो, मैं आपको रीजन बता दो रहा हूं। देखिए एक्चुअली में जो लिखा होता है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये खास तौर पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है हम लोगों को, ऐसा समझो। हमें ना रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होता है, ठीक है। तो लेकिन इसको होना ऑक्सीडेशन है, इस बात को समझो। ये चाहता है ऑक्सीडेशन होना, तो ऑक्सीडेशन होना चाहता है, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल या सिंपल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो mn का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि mn जो है ना ऑक्सीडेशन को फेवर करके +2 बनना चाहता है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर जो भी डीप, ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू चल रहा है, इतना फर्क नहीं है। पर यहां देखो एक ग्रेट डीप मिल रहा है Zn पे, ग्राफ सीधा नीचे गिर रहा है, टप्पा मार रहा है। देखो हम इंटरेस्टेड mn और Zn में ही है, तो जो Zn है उसके लिए वैल्यू भी नेगेटिव है। क्योंकि देखो यार Zn जो है ना 3d10 4s2 होता है, और Zn खुद को +2 में हैप्पी फील करता है। Zn +2 क्या होता है 3d10। तो जैसा आपका mn वाला रीजन था वैसा ही इसका भी रीजन है, क्योंकि mn +2 में स्टेबल है और Zn भी किसमें स्टेबल है, +2 में। तो इन दोनों के लिए ये वैल्यू नीचे गिर जाती है। प्लीज ये बात ध्यान रखना, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुल मिला के आप आंसर लिख के आ सकते हो कि भैया mn +2 ज्यादा स्टेबल है और Zn जो है +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल फील कराने के चक्कर में इसकी वैल्यू गिर जाती है नीचे, स्टेबिलिटी के चक्कर में। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं उसी हिसाब से। देखो यहां पर जो चीजें हमें दी गई है वो ऐसी दी गई है कि मेटल को हमें +2 में देखना है। देखो यहां लिखा हुआ है मेटल को हमें +2 में देखना है। तो देखो मेटल को हमें +2 से मेटल 0 में देखना है, ऐसे देखना है हमें। तो हमें प्योरली बताया हुआ है कि आपको इसी रेफरेंस में बातें करनी है। तो देखो ना, जो हमारा +2 वाला ज्यादा स्टेबल है, अगर +2 वाला हमारा स्टेबल है, अगर हमारा +2 वाला स्टेबल है तो स्टेबल चीज 0 में नहीं जाना चाहेगा। जो +2 में है वो 0 में नहीं जाना चाहेगा, और 0 में नहीं जाना चाहेगा, इसलिए वैल्यू आ रहा है नेगेटिव। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब डिटेल में कि अगर मैं पहले से ही +2 में स्टेबल हूं तो मैं 0 में क्यों जाऊंगा, इसलिए मेरी वैल्यू नेगेटिव है। तो देखो यहां पर Zn +2 जो है वो स्टेबल होता है,
और ये स्टेबल है इसलिए इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगा इस सेंस में। वैसे ही हमारा mn+2 स्टेबल होता है, तो mn+2 से आप ऊपर जाना चाहोगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो समझ पा रहे हो बेसिकली मेन क्या है कि Zn+2 बहुत स्टेबल होता है इसलिए उसकी वैल्यू नेगेटिव है, mn+2 भी स्टेबल होता है इसलिए उसकी वैल्यू नेगेटिव है। बस बात खत्म, ये बात ध्यान रखना। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देखो, यहां पर क्या देखोगे आप कि ये एटॉमिक नंबर्स है और एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 57, 59, 61, 63, 65 ऐसे करके एटॉमिक नंबर इधर बढ़ता जा रहा है। और यहां पर है रेडियस, रेडियस मतलब साइज। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है साइज इन एलिमेंट्स का घट रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। अब यही हमारे इंटरेस्ट की बात है कि साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो हमें पता है कि यहां पर हम लेंथेनॉइड्स पढ़ रहे हैं, लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड का साइज इसलिए घटता है क्योंकि यहां पर होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज घट रहा है, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज घट रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब इसमें और क्या मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं वो सोच रहा हूं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज घट रहा है, और क्या देख सकते हैं इसके अंदर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है उससे साइज घट जाता है, 4D 5D का साइज सिमिलर हो जाता है। तो बस यही सब इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कभी कभी कोई पूछे इस ग्राफ से क्या मतलब है, ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है, तो भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें ज्यादा आप कुछ बता नहीं सकते इस ग्राफ में, ठीक है। तो ये ग्राफ सारे हमारे एंड हो गए, फिजिकल इनऑर्गेनिक में ग्राफ है, ठीक है। अब रही बात ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक्स में ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी हम करेंगे, यानी कि हम बहुत कुछ करेंगे इन फ्यूचर। तो दिस इज द एंड ऑफ द ग्राफिकल टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड। और किसी ग्राफ में आपको दिक्कत आई है तो प्लीज कमेंट करना, उस ग्राफ को हम दोबारा कर लेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय योर टाइम, आपका खूब भला हो, आप सब टॉपर बने।